पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जनपद कोटद्वार के आज इस शुभारंभ अवसर पर उद्घाटन सत्र में अभी हम सब लोगों ने जिनका बहुत सारगर्भित और वैचारिक अधिष्ठान के संबंध में बहुत ही गागर में सागर भरने वाला उद्बोधन यहाँ पर सुना। हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी लगातार, चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन का काम हो या अन्य कार्यक्रम हो, उन सभी में हमको लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जनपद कोटद्वार के अध्यक्ष श्री राजगौरव नौटियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, यमकेश्वर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, प्रभारी जनपद कोटद्वार श्रीमती नेहा जोशी जी, सह प्रभारी संदीप गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारीगण, सरकार में भी, पार्टी संगठन में भी, जिन्होंने इस पूरे अभियान की योजना रचना की है, ऐसे सभी हमारे जनपद के भी सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान हो रहा है, इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए आप सभी का अपनी ओर से सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये वैचारिक अधिष्ठान के बारे में बहुत कम शब्दों में आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बताया कि हमारी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें 3 साल में इस प्रकार का संगठन का पर्व होता है या नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का हमारे यहाँ पर चयन होता है और उसके बाद, उस पर्व के बाद इस प्रकार का प्रशिक्षण का महाअभियान चलता है। और उसके पीछे बहुत हेतु होता है कि हम वैचारिक प्रतिष्ठान से भी जुड़े, समाज के विभिन्न आयामों में किस प्रकार से हम काम करें। ये बहुत सारे वक्ता इन अभियानों में सम्मिलित होकर हम सभी के सामने सारे विषय रखते हैं जो हमारे आगे के काम आते हैं, उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के द्वारा जैसा मुझे भी जिस प्रकार का भी आदेश दिया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे वर्ग हैं, उन सभी वर्गों में आप सबके साथ प्रतिभाग करो। मैं मंडल प्रशिक्षण वर्ग में भी सम्मिलित हुआ था, क्योंकि पार्टी की तरफ से ही ऐसा बनाया गया था, एक रचना करी गई थी कि मंडल में भी शामिल होना है और जिले के प्रशिक्षणों में भी शामिल होना है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जहरी खाल मंडल के आज एक कोटद्वार जिले के इस प्रशिक्षण अभियान में आप सबके बीच में शामिल हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो अभी जो हमारे राज्य विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन विधानसभा के चुनाव में बंगाल, आसाम, पांडिचेरी में हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयां ले जाने का ये हमारा महाअभियान है। और श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, वो केवल एक विचार नहीं
बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। क्योंकि समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर शासन हो, सरकार हो, प्रशासन हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, सब अंतिम छोर तक पहुंचे। और ये दर्शन हमको सिखाता है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करके ही राष्ट्र का समग्र विकास हो सकता है। मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मन के सुख के लिए तन का सुख चाहिए, तन के सुख के लिए मन का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए, और व्यक्ति सुखी होगा तो समाज सुखी होगा, और समाज सुखी होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय चिंतन पर आधारित राजनीति को नई दिशा प्रदान की और ये स्पष्ट किया कि जो हमारी नीतियां हैं वो भारतीयता की आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए पूरे देश के अंदर मैं कहता हूं, कोई हम लोगों की कितनी भी आलोचना कर ले, हमारी पद्धति की कर ले, हमारी सरकारों की कर ले, लेकिन अंततः वो आलोचना बाहर से होगी, अंदर से वो भी मानते हैं कि हम लोग जिस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस चिंतन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्येय हमारा विशुद्ध रूप से राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ने वाला हमारा ध्येय है। और आपने देखा होगा, मैं जब विधानसभा के सत्र में बोल रहा था तो हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग जो है बहुत सारी बातें कर रहे थे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं खड़ा हुआ था तो मैंने कहा, आप सब लोग ये बोल रहे हो, लेकिन प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ आज जो जो काम हम लोग कर रहे हैं, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं और आप लोग आहा कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग भी मानते हो कि जो काम हम लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वो कह नहीं सकते हो, लेकिन आप स्वीकार करते हो क्योंकि आप लोगों को भी सरकार में रहने का अनुभव है, आपने भी सरकारों में रहकर काम किया है। तो दीनदयाल जी ने जो पश्चिमी भौतिकतावादी सोच के स्थान पर भारतीय जो जीवन मूल्य हैं, उन पर जो आधारित विकास का मॉडल है, वो मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति के साथ साथ समाज और राष्ट्र हित को सर्वोच्च स्थान रखा गया, सर्वोच्च उसकी गणना की गई। और उन्होंने हमेशा इस बात को बल दिया कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि समाज सेवा का माध्यम होनी चाहिए। हम सत्ता इसलिए प्राप्त नहीं करते कि स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के साधनों के लिए, ये हमारे लिए केवल समाज का काम करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए, देश का विकास करने का एक साधन है। और इसके लिए उन्होंने संगठन को सर्वोपरि मानते हुए कार्यकर्ताओं को उसकी आत्मा बताया और हमें सिखाया कि एक सच्चा कार्यकर्ता वही है जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित में कार्य करे, समाज हित में कार्य करे और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी चिंतन करे। नहीं तो कहते हैं ना, वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साथियों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस विचारधारा के वाहक हैं जिसे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे असंख्य महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन लगाकर उसको सीखने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, एक मार्ग हमारे सामने रखकर गए कि इस मार्ग पर ही चलना है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये आज भी नारा हम लोग लगाते थे, मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, कि कहते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो इस प्रकार के नारे हम लोग तब से लगाते आए हैं और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो स्वप्न हमारे लिए सोचा था, उसको पूरा करने का काम हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त करके उसको पूरा किया गया। और अभी जो बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो हमारी विजय हुई है, उसमें भी हमने हमारे युग दस्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देखे गए
स्वप्न को साकार करने का काम किया। और सच में मैं चूंकि चुनाव में भी वहाँ गया और चुनाव के बाद भी गया, अभी शपथ ग्रहण समारोह में भी मुझे वहाँ प्रतिभाग करने का अवसर मिला। मैंने देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्वतंत्रता मिली हो। इस प्रकार का वातावरण वहां बना दिया गया था। 15-15 सालों से दुर्गा मंदिर में ताले लटका दिए थे। कितना तुष्टीकरण, कितनी घुसपैठ। और हम चुनाव में जाते थे, देखते थे कहीं पर रैली के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती थी। हमारा जुलूस निकल रहा है, रैली निकल रही है, उसके बीच में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रक डाल दे रहे हैं, उसमें टेम्पू डाल दे रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर व्यवधान होता था, जैसा ऐसा लगता था कि कहीं जो देश के अंदर, पूरे देश में जो व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था से अलग व्यवस्था वहां बन गई थी। और वो व्यवस्था समाप्त हुई और हमारे देवभूमि से गंगा निकलती है, यहाँ से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा जो है भाजपा ही भाजपा हो गई। साथियों, पंडित जी का यह भी मानना था कि समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए जो व्यक्ति हैं, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके बिना लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता। आज देश में केवल हमारी ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया जाता है। यहां पर पहले से तय नहीं होता है कि जन्म आधारित पार्टी है, कि कोई जन्म से किसी परिवार में पैदा हो गया तो उसी को ये मिलेगा। यहाँ नहीं पता होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी में पता है कि अगले 20 सालों तक, 50 सालों तक कौन अध्यक्ष रहने वाला है, या देश की आज़ादी के बाद कौन पार्टी चलाने वाला है। उनका एक ही परिवार चलाता रहा। आज देश में ऐसे दल हैं जो केवल नेतृत्व कर केवल अपने परिवार का और अपना ही अधिकार समझते हैं। पर हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने, उनकी क्षमताओं का लाभ दूसरे कार्यकर्ताओं को तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम किया है, तुष्टीकरण का काम किया है। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में देश को धकेलने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया है पहली बार देश की आज़ादी के बाद, और उसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनावों में देश की जनता डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है, जो डबल इंजन सरकार का एक मॉडल है। और हर जगह आशीर्वाद मिल रहा है। आज आदमी मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में जहां धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो गया, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो गया, नागरिक संशोधन कानून, वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का आज देश ने साक्षात्कार किया है। वहीं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसकी भी सहायता हो, उसको पूरा करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल से जल योजना, अनेकों योजनाएं। मैं उन योजनाओं का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी, जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी, ऐसे सभी जो महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र हैं, वहां पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का भी प्रयास किया गया है। और बहुत सारे काम जो राज्य के अंदर हुए हैं, आप सभी को पता है। चाहे हमारे राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, जिसमें एक इतिहास बना। हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर
एक कीर्तिमान बनाने का काम किया और पदक तालिका में हमारा स्थान 20 से भी ऊपर होता था और इस बार हमारा स्थान ऊपर आ गया, 5, 6, 7 में आ गया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ G20 की बैठकों का सफल आयोजन हो, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन करना हो, उसकी ग्राउंडिंग करनी हो, या शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करनी हो, केदारखंड मानसखंड मंदिरमाला मिशन पर कार्य करना हो, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश या कालसी में यमुना कॉरिडोर पर काम करना हो, विवेकानंद कॉरिडोर, गोलजी कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, ऐसे अनेक काम हमने वो हर संभव वो सभी प्रयास किए हैं जिसमें राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके, जिसका परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने ऐसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियों उसका राज्य साक्षी बना है जो किसी भी छोटे राज्य के लिए बहुत असंभव जैसा माना जाता था। आज राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है। वहीं बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा काम किया है, यानी राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथ ही राज्य का बजट हमारा जो महज 4,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। इन्हीं सालों में राज्य में होम स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोपवे और बिजली उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 से 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य की जो विकास की रफ्तार है वो दोगुनी गति से आगे बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि आज रिवर्स पलायन भी बहुत तेजी से हो रहा है और इसमें 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमें नीति आयोग द्वारा और क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग है, मुझे लगता है कि आप सबको इसके बारे में जरूर और विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा बोलूँगा लेकिन इसके बाद आप लोग स्वयं उसको थोड़ा काम ये भी है कि प्रशिक्षण 2 दिन चलेगा और जो हमारे बड़े विद्वान लोग यहाँ पर आए हैं, जो लगातार पढ़ते लिखते हैं, उनसे भी आप चर्चा करेंगे। तो इस सतत विकास के लक्ष्य ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं सतत विकास के लक्ष्य और अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें एडीबी, भारत सरकार का नीति आयोग, फिलीपींस मनीला, इसका पूरा हमारे देश के साथ उसका समन्वय रहता है, आकलन होता है और इसके आधार पर एक इंडेक्स बनता है पूरे देश का कि किसी राज्य में ये जो विकास के मानक हैं, सुशासन के मानक हैं, पेयजल का है, मातृशक्ति का है, बिजली का है, पानी का है, या किसानों का है, शिक्षा का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों को जब मिलाकर उसका समग्र आकलन होता है तब उसका इंडेक्स बनकर तैयार होता है। और उस इंडेक्स में हमारे राज्य को भी 2023-24 में पूरे देश में उस इंडेक्स में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जब हम इन सब की बातें करते हैं तो एक लाइन में हम बोल देते हैं कि हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पहले स्थान पर आ गए। अब जब हम लोगों को इस बारे में बताएंगे, उनके तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कई बार बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनको इतनी गहराई से चीज़ों का वो नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमें प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो आम जन तक जाना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा ही जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की सूची में इसको भी हमारे राज्य में, इसमें भी हमारे राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। बीते 4 वर्षों से लगातार देश में हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का भी
गौरव प्राप्त हो रहा है। हर बार भारत सरकार हमको इसमें भी पुरस्कार दे रही है। किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ आज जहां एक और उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। हमारे राज्य में जो टाउट मछली है, टाउट फिश, उसकी मांग अब तेजी से बढ़ रही है। अभी हमारी सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल खाड़ी के देशों में गया था, वहां से भी हमारी सप्लाई चेन बन रही है। जल्दी हम वहां से टाई अप करके और इस उत्पादन को और बढ़ावा दे रहे हैं। और पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश में अग्रणी बनकर उभरे हैं और वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। हमें पर्यटन के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, खेल के विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन और एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी पुरस्कार